अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे आज सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, आप सब जानते ही हैं फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इमरान खान की पार्टी में थे और बाद में फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब जी फवाद चौधरी साहब को जो है तकरीबन 2 दिन के रिमांड के ऊपर कोर्ट ने इस्लामाबाद कोर्ट ने जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की मिसेस का भी कहना है कि जी पहले तो ये बताया जा रहा था सुबह से कि फवाद चौधरी कहाँ हैं, कुछ पता नहीं लग रहा। बाद में पता लगा कि जी पुलिस ने जो है अदालत में पेश कर दिया फवाद चौधरी को और अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पे फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। फवाद चौधरी साहब पे जी करप्शन केसेस का इल्जाम है, उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने कुछ अपने टाइम में जब वो मिनिस्टर थे पैसों में खुर्द बुर्द की है, फंड्स में खुर्द बुर्द किया है, यानी फंड्स इधर के उधर और उधर के इधर। खैर ये इल्जाम तो खैर लगते ही रहते हैं, लेकिन ये इस किस्म के इल्जाम भी लगे हैं फवाद चौधरी साहब के ऊपर। साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो है उनकी जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी में भी उन्होंने शामिल होने का कहा था, लेकिन फिरदौस आशी कमान साहिबा का कहना ये है कि जी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुल के बात नहीं कर रहे। उनका मतलब ये है कि वो खुल के इमरान खान की कोई बुराई नहीं कर रहे। शायद फिरदौस आपा ये कहना चाह रही थी, लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब को इस वक्त काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ रहा है और उनको जी रिमांड पे जो है पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन सबसे अजीब बात जो कि मुझे लगी, ना सिर्फ अजीब बल्कि अजीब और गरीब लगी, वो ये कि फवाद चौधरी साहब को अदालत में लाया गया, उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा था, हाथों में हथकड़ियां थी और ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल जो है उसको लेकर आया जा रहा है। हम वीडियो दिखाते हैं। फवाद साहब जहांगीर तरीन की पार्टी में एक्टिव न होने की क्या कमेंट्स करेंगे आप? फवाद साहब को कमेंट करेंगे? अभी बात करनी है क्या जहांगीर तरीन की पार्टी में एक्टिव न होने की ये थे जी फवाद चौधरी साहब जिनके सर के ऊपर आपने देखा कि कपड़ा डाला हुआ था, चेहरा उनका छुपाया हुआ था और हाथों में लगी थी हथकड़ियां और लग ऐसा रहा था कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल जो है उसको लाया जा रहा है। इस तरह से तो हमारे यहाँ शायद मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को अदालत में पेश नहीं करते जैसे कि फवाद चौधरी साहब को लाया गया। बहुत अजीब सा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के साथ यही कुछ करती है। ये भी पाकिस्तान में एक तरह समझे एक रिवाज पड़ गया है, एक परंपरा सी हो गई कि जो आएगा वो अगले को इसी तरीके से इंसल्ट करेगा और तरह तरह के इल्जाम लगा के उनको अरेस्ट किया जाएगा। इमरान खान साहब की पार्टी के कई लोग जो हैं वो खुद अपने आप को उन्होंने जो है वो छुपा दिया है या भाग गए हैं या किसी और कंट्री में चले गए हैं ताकि उन्हें अरेस्ट ना किया जा सके। और जो यहाँ रह गए हैं और अभी तक उन्होंने ये अनाउंसमेंट नहीं की है कि जी उन्होंने या ये अनाउंस नहीं किया है कि उन्होंने जी इमरान खान का साथ छोड़ दिया है, उनको जी पकड़ पकड़ के जो है वो पुलिस वाले जो है अरेस्ट कर रहे हैं और कई लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। कुछ हाथ आए और कुछ हाथ नहीं आए, ऐसा भी हमने सुना। लेकिन देखते हैं कि ये चीज आगे कैसे बढ़ती है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब के साथ पूरी हमदर्दियां हैं। फवाद चौधरी साहब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी काफी फेमस हैं और बड़े पसंद किए जाते हैं और डब्बू के नाम से भी फवाद चौधरी साहब को लोग पुकारते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही फवाद चौधरी साहब दोबारा खैरियत के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। बात हम करेंगे गजा की। जी हाँ, गजा जहां पर हमास और इसराइल के बीच में जंग चल रही है। बहुत से लोगों ने कहा कि जी वहां पे जाना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने इंडिया से कहा हम जाना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने कहा पाकिस्तान से हम जाना चाहते हैं। इसी किस्म की बातें होती रही, लेकिन गया कौन? जी हाँ, अब गए हैं। एक नाम हम आपको बताते हैं और वो है जी मौलाना फजलुर रहमान। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो गजा के लिए रवाना हो गए हैं। मौलाना साहब की पार्टी जो है यानी कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है JUI, उनका कहना ये है कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जा चुके हैं गजा के दौरे पे, यानी गजा के विजिट पे जा चुके हैं। लेकिन ये खुफिया रखा गया है और बताया नहीं जा रहा है कि मौलाना साहब जो हैं
वो आखिर गजा में कब पहुंचेंगे, ना उनकी लोकेशन बताई जा रही है, ना ये बताया जा रहा है कि वो और किस किस को साथ लेकर गए हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान गजा के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन जी रवाना तो हो गए हैं, लेकिन ये है कि लोकेशन भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि उनके साथ कौन गया है। ये कहा जा रहा है कि उनके इस सफर को, उनके इस इरादे को या उनके इस विजिट को खुफिया रखा गया है। सामान कुछ लेकर ये बताया गया है इनकी पार्टी की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टी है मौलाना साहब की, कि कुछ सामान लेकर वो गए हैं और ये नहीं खाने पीने का सामान या कोई मेडिकल का जो सामान होता है वो लेकर वो गजा की तरफ रवाना हुए हैं। अब वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए। अब देखें कि कब पता लगता है। वैसे अगर मौलाना साहब अपने मतलब जिसे कहते हैं ना लोकेशन बता देते तो बहुत अच्छा था, वरना पता लगा कि यहाँ लोग समझ रहे हैं कि मौलाना साहब गजा गए हैं और यहाँ मौलाना साहब यहीं बैठ के कहीं बैठ के हलवा खा रहे हो। लेकिन खैर शक नहीं करते, मेरा ख्याल है मौलाना साहब चले ही गए होंगे, वैसे इतना बड़ा झूठ तो बोलेंगे नहीं। लेकिन खैर भरोसा भी कोई नहीं, लेकिन इसलिए कि लोकेशन ही नहीं बता रहे। जब तक कि मैं मौलाना साहब को वहां ग्राउंड पे ना देख लूं गजा में, और जहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, जहाँ पे मैंने बहुत से अपने पाकिस्तानी और बहुत से इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो हैं उनको देखा है वहां पर, कि वो वहां गजा से रिपोर्टिंग कर रहे थे। हिंदुस्तान से भी बहुत से लोग गए थे और पाकिस्तान से भी, और पूरी दुनिया से वहां पे लोग पहुंचे। जब तक वहां पे पहुंच के उन लोगों को मौलाना साहब इंटरव्यू नहीं दे देते कि हाँ जी मैं इधर आ गया हूँ, मैं तो कम से कम भरोसा करने वाली हूँ नहीं। तो इसलिए मेरी मौलाना साहब की पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि मौलाना साहब तक ये पैगाम पहुंचा दें कि प्लीज मौलाना साहब वहां जाकर इंटरनेशनल मीडिया को एक बार इंटरव्यू दे ही दिएगा, ताकि पता लगे और हमें भी यकीन आ जाए कि वाकई मौलाना साहब गए। तो चलो कोई एक एक मुस्लिम कंट्री से तो कोई उठा, किसी एक को तो शर्म आई, किसी एक ने तो हिम्मत की और वो जा रहे हैं गजा। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वहां से हम मौलाना साहब का इंटरव्यू भी देख पाएंगे, और वहां से ये कम से कम एक दो लाइंस तो, पूरा इंटरव्यू ना दें, दो चार लाइंस तो मौलाना साहब बोल ही सकते हैं गजा के लोगों के लिए, या हमास के फेवर में या इसराइल के फेवर में, जिसको भी वो पसंद करें उनके बारे में वो बात कर सकते हैं, लेकिन वहीं ग्राउंड से। तो खैर वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि मौलाना साहब गए या मौलाना साहब नहीं गए, या जैसे जैसे हमें न्यूज आएगी ऑफ कोर्स हम आपको बताते रहेंगे। बात हम करेंगे जी इसाक डार साहब की। जी हाँ, इसाक डार साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको जी अब उनकी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन में जो है वो काफी प्रोमिनेंट जगह पर इलेक्शंस के दौरान में उनको पोस्ट मिल गई है। और अब कहा यह जा रहा है कि जी इसाक डार साहब जो है वो अब से इलेक्शंस होने तक, मतलब जैसे कहते हैं ना, जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते, जी हाँ, तब तक के लिए जो है वो बताया यही जा रहा है कि इसाक डार साहब जो है वो सारे जो काम है, जो सारे इलेक्शंस की तैयारियां हैं, उनकी देखभाल करेंगे। मगर साथ साथ ये भी है कि इसाक डार साहब का कहना ये है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के लिए कि आरिफ अलवी साहब को अब रिजाइन कर देना चाहिए। अब पता नहीं वैसे रिजाइन करता हुआ मैंने तो आज तक पाकिस्तान में कोई देखा नहीं, शायद किसी ने कभी किया हो और मेरी नॉलेज में ना हो सकता है किसी एक आध ने कर भी दिया हो, कभी कभी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर 99% जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कभी रिजाइन नहीं करते। हमेशा या तो उनकी गवर्नमेंट गिराई जाती है या उनको किसी तरीके से, आप समझ लेना, उड़ा दिया जाता है। जी हाँ, उड़ा दिया जाता है, मेरा मतलब है जहाज में बैठ के उड़ा दिया जाता है, फिर वो किसी और जगह उन्हें पहुंचा देते हैं, लंदन या सऊदी अरब या कहीं भी। आप लोग भी ना बस वो वाला उड़ाना ही समझते हैं, खैर वो वाला उड़ाना भी होता है। लेकिन खैर मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल इसाक डार साहब का कहना है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को रिजाइन कर देना चाहिए। अब आरिफ अलवी सॉरी आरिफ अलवी साहब जो हैं उन तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची, ये तो खैर आरिफ अलवी साहब ही जाने। लेकिन बहरहाल अभी तक तो आरिफ अलवी साहब ने रिजाइन नहीं किया है, और करें भी क्यों, अब तो इलेक्शंस होने वाले। बहरहाल इलेक्शंस की तारीख आ चुकी है, पहले 11 फरवरी कहा गया, उसके बाद पहले कहा जनवरी, फिर कहा 11 फरवरी, फिर कहा 8 फरवरी। तो खैर बहरहाल अब ये बार बार जो है वो डेट्स इधर की उधर हो रही है, लेकिन लग यही रहा है कि फरवरी में इलेक्शन हो ही जाएगा। और ज्यादा तादाद जो है वो यही लग रही है कि नवाज शरीफ साहब ही ज्यादा सीट्स ले जाएंगे। मगर खैर पीपल्स पार्टी वाले भी जो है वो बहुत नाउमीद नहीं है। बात हम करें एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की, और ये आपको उनके साथ उनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब का कहना है ये इलेक्शन हमने अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल
रोशन करेंगे। जी हाँ, जैसे पहले रोशन किया था शायद वैसे ही रोशन करेंगे, और करना भी चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि अब किसी से कोई खास उम्मीद रह नहीं गई है पब्लिक को। मगर शहबाज शरीफ साहब को अगर ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो फिलहाल तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की है पीएमएलएन ने, और वो ये कि अपने जितने भी केसेस थे वो सब के सब उन्होंने खत्म करवा दिए हैं। तो अब पब्लिक की बारी कब आएगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी के ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और जी एहसन इकबाल साहब का कहना है नवाज शरीफ की जो मौशी इस्लाहात को पूरे खत्ते ने नकल किया। जी हाँ, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो इकोनॉमी के आइडियाज नवाज शरीफ साहब के पास थे उसको पूरे रीजन ने कॉपी किया। मतलब पूरे रीजन से बोले तो भारत ने, बांग्लादेश ने, चाइना ने, अफगानिस्तान ने, शायद इन सबको शामिल करके ही जो है वैसन इकबाल साहब का कहना ये कि ये जो लोग जिनकी इकोनॉमी ठीक हुई है, चाहे वो चाइना हो, या जिनकी इकोनॉमी बेहतर है, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या कोई भी और दूसरी कंट्री इस रीजन की, वो सबके सब आइडियाज जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के थे जो उन लोगों ने कॉपी कर लिए। चले, उन्होंने कॉपी कर लिया, अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करते हैं। बाकी पूरे रीजन की तो उन्होंने ठीक कर दी, अब अपनी भी थोड़ी सी कर लें तो अच्छा होगा। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चले एक बार फिर जो है वो बात वही है कि चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले सुनाकर इलेक्शन तक सियासी मैदान में लाया जाए, पता चल जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। जी हाँ, यही बात की जा रही है कि इमरान खान साहब के लिए, कि इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं उनको जो है सुना जाए और उनका फैसला करवाया जाए। जी, ये आपको कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब। जावेद लतीफ साहब जो काफी प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, उनका कहना ये है कि इमरान खान के सारे केसेस जो है उनके फैसले सुनाए जाएं, और उसके बाद इमरान खान को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर लाया जाए और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा भी लेने दिया जाए, ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है, या किसकी कितनी ताकत है जो वो, या कौन कितना फेमस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाना चाहिए और इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन हो उसको हिस्सा जरूर लेना चाहिए। जो भी इलेक्शन हो, इस तरह से खान साहब को वहाँ जेल में बिठाकर और यहाँ इलेक्शन करवाना तो कोई ठीक बात नहीं है। एक हम वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जी, जी। तो ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं, यानी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं जो हमारे दोस्त बार-बार हमें इस तरह की वीडियोज़ भेज के हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। हम उन्हें बताते चलें कि ऐसी बातों से पाकिस्तानी जो है ना तो घबराते हैं, ना शर्मिंदा होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चलें कभी-कभार ऐसा हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा ख़्याल है कि वो जो आए थे पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, एक्सपर्ट ही होंगे, अब कभी-कभार ऐसा हो जाता है। ख़ैर, बात हम करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की हुकूमत का कहना है पाकिस्तान से कि जो अफगान महाजरीन या जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, उनको थोड़ा वक्त दिया जाए। अफगान सिटीजन्स जो पाकिस्तान से बेदखल किए गए हैं, अफगान सिटीजन्स जिनको कहा गया है कि वो अफगानिस्तान वापस चले जाएं, अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत जो है उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है या पाकिस्तान से बात की है, और उन्होंने ये कहना है या पैगाम पहुंचाया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक कि जी थोड़ा हाथ हौला रखें, थोड़ा आराम आराम से भेजें, बहुत जल्दी ना करें, तेजी के साथ लोगों को परेशान ना करें कि वो अभी के अभी और फौरन के फौरन निकल जाएं। ये बात ना की जाए, बल्कि उनको थोड़ा वक्त दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना भी चाहिए, और यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बात सुन रही होगी और शायद फॉलो भी कर ले। इसलिए कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एकदम से किसी को बोलेंगे जी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। थोड़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है अफगानिस्तान के लोगों को टाइम देना चाहिए, और एक प्रॉपर तरीके से पूरा प्लान करके और फिर उनको उनकी कंट्री में अगर भेजना है तो भेजा जाए। वैसे तो वो बेचारे बरसों से यहाँ रहते हैं तो वो कैसे जाएंगे। साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि अपने साथ सिर्फ 50,000
जो करेंसी है वहाँ की अफगानिस्तान की सिर्फ वही ले जाने की परमिशन है। बाकी जो उन्होंने अपना यहाँ पे घर बना लिया, दुकान बना ली, बिजनेस जो सेट कर लिया, वो पैसा वो नहीं ले जा सकते। और अगर बैंक के थ्रू बहुत से लोगों ने कहा कि शायद बैंक के थ्रू जो है वो अफगानिस्तान में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए भी एक दो जगह से ये बात की गई है कि नहीं, वो पैसा जो है वो बैंक के थ्रू भी अफगानिस्तान नहीं भेजा जाएगा। खैर, वो इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि वो पैसा जो अफगानिस्तान सिटीजन्स का यहाँ रह जाएगा, जो उन्होंने अपनी जो है बिजनेसेस वाइंड अप किए हैं या अपना घर बेचा है, वो पैसा जो है वो उनको अफगानिस्तान बैंक के थ्रू जा सकता है या नहीं, इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये कहना और ये मानना है कि उनको वो पैसा बैंक के थ्रू अफगानिस्तान नहीं भेजा जाएगा। खैर, अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा वही कहूंगी कि ये न्यूज का ये पोर्शन जो है, ये हिस्सा जो है इस न्यूज का, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम उसको एक पक्की बात के तौर पे या एकदम कंफर्म न्यूज के तौर पे नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ से अफगानिस्तान जाते हुए यहाँ से अफगान सिटीजन्स को सिर्फ 50,000 जो करेंसी है अफगानिस्तान की वो ले जाने की परमिशन है। बाकी जो उनके घर बेचे, उन्होंने उन्होंने अपनी शॉप्स बेची, अपना बिजनेस वाइंड अप किया है, वो पैसा वो कैसे ले जा सकते हैं, ये डिटेल्स आना अभी बाकी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं उसकी इजाजत नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई है। जैसे ही कंफर्म होगी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। बहरहाल, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चले, अमेरिका ने गजा में जंग बंदी की मुखालफत कर दी। यानी कि जो कहा जा रहा है कि गजा में और इसराइल में जो जंग चल रही है उसको रोकने के लिए, जो हमास और इसराइल के बीच में जंग चल रही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी जी मुखालफत कर दी है अमेरिका ने। अब जाहिर है अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनी कंट्री में लोग आराम से बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो लोगों की जाने जा रही हैं उससे भी शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए उन्होंने शायद मना कर दिया होगा कि ठीक है, लड़ते रहें और मरते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती चाहे किसी की भी हो, बहुत दिन हो गए हैं और अब इस जंग को रुकना चाहिए, मजीद जाने नहीं जानी चाहिए। लोगों की जानों को बचाने के लिए बड़ी कंट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो। इनको आगे बढ़कर, या कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, उनको बढ़कर जो है इस जंग को, इस वॉर को रोकना चाहिए, ताकि मजीद हम ये ना देखें कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्योंकि जाहिर है हर जान कीमती है और इस तरह के जंगों में बहुत नुकसान हो रहा है, रोज के हिसाब से लोगों की जानें जा रही हैं। तो इसको कहीं ना कहीं रोकना तो है, आज रुके या कल रुके, तो क्यों नहीं आज ही इसको रोका जाए। बहरहाल, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जी जो मियाँ वाली में जो अटैक हुआ था एयरबेस के ऊपर, उसमें तकरीबन 6 से 7 टेररिस्ट बताए जा रहे हैं जिनको मारा गया है। उनकी पिक्चर्स भी जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 जो फोर्सेस के लोग थे, पाकिस्तान फोर्स के लोग थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग थे, उनकी जानें भी गई हैं। ये खबर आपको शायद कहीं कहीं ही दिखे, लेकिन बहरहाल कई लोग नाराज हैं कि जिन लोगों की जानें गई हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों की जानें गई हैं, उनका जिक्र मीडिया क्यों नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जी हमने 6 से 7 टेररिस्ट मार दिए, कभी कहते हैं 9 टेररिस्ट मार दिए, कभी कोई बात करते हैं। लेकिन बहरहाल तकरीबन 6 से 7 टेररिस्ट जो थे उनको मारा गया है, या वो लोग जिन्होंने अटैक किया था उनको मार दिया गया। जो कहा जाता है जैसे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो ये उन्हीं का विंग था, तहरीक जिहाद, जिन्होंने ये अटैक किया था। लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो लोग लड़ रहे थे और उनकी जो जाने गई हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अपने प्लेन से जरूर बार बार आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है कि जी तकरीबन 3 जो हमारे जहाज थे एयरफोर्स के वो डैमेज किए गए, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इससे तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, यानी कि इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। जो बताया जा रहा है वो तो जाहिर है कि वो एक सरकारी आंकड़ा है, सरकारी जैसे सरकार बताती है वो है, लेकिन असल में नुकसान कहीं ज्यादा है। और ये कैसे हुआ और अचानक से कैसे हो गया, और हमारी फोर्सेस क्या कर रही थी, और हमारी इंटेलिजेंस का क्या हुआ, ये तो खैर हमेशा ही हम सवाल करते हैं और हमेशा ही हमें कोई जवाब नहीं मिलता। तो हमें यकीन है कि अब भी हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। बहरहाल, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा चैनल है
भेजा फ्राई विद आरजू काजमी, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी मैं जल्दी जल्दी भागूं क्योंकि आज इंडिया खेल रहा है। जी हाँ, इंडिया का मैच है, क्रिकेट मैच जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें इंडिया है। और एक दिन पहले विराट कोहली साहब की बर्थ, बल्कि आज ही है शायद विराट कोहली जी की बर्थडे, तो जी हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। बहुत फेमस है वो पाकिस्तान में, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है। तो जी मैं जाके कुछ अपना कोई केक शेक खाती हूँ उनकी बर्थडे की वजह से, क्योंकि जाहिर है हमें यहाँ खुद ही केक काटना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा। तो आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।